नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं वर्ष 2024 के वार्षिक राशिफल को लेकर। वार्षिक राशिफल 2024 की हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम मेष राशि से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि एवं लग्नों के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है उनका आने वाला वर्ष 2024, इस विषय में चर्चा करने को जा रहे हैं। इस वार्षिक राशिफल को आप अपनी चंद्र राशि या लग्न के आधार पर देख सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे होते हैं वही आपकी चंद्र राशि या जन्म राशि के नाम से जानी जाती है, और आपकी जन्म कुंडली जिस भी राशि से प्रारंभ होती है वो आपका लग्न होता है। यदि आप अपने लग्न एवं राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इसके पहले भी मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि जो राशिफल होता है वो ग्रहों के गोचर पर निर्भर करता है। गोचर यानी कि वर्तमान समय में आकाश में ग्रहों की प्लेसमेंट, और गोचर मौसम की तरह होता है। यानी कि यदि आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन अच्छी है, महादशा, अंतरदशा एवं प्रत्यंतर दशा अच्छी चल रही हैं, तो आपको गोचर का श्रेष्ठ परिणाम देखने में मिलता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में दशाएं अच्छी नहीं चल रही हैं, आपका समय जन्म कुंडली के आधार पर ठीक नहीं चल रहा है, तो आपको गोचर का बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ परिणाम देखने में नहीं मिलता। आप अपनी जन्म कुंडली को यदि प्रॉपरली अध्ययन कराना चाहते हैं व्यक्तिगत रूप से, तो आप इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपकी जन्म कुंडली में महादशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं अच्छी चल रही हैं, आपका समय आपकी जन्म कुंडली की दशाओं के हिसाब से अच्छा चल रहा है, तो इस गोचर काल में या इस राशिफल में मैं जो चीज़ें अच्छी बता रहा हूं वो बढ़ चढ़ करके आपके साथ में अच्छी होंगी, शुभ प्रभाव देने वाली होंगी। और जो मैं चीज़ें बुरी बता रहा हूं वो बुरी चीज़ों के प्रभाव में काफ़ी हद तक कमी आपको देखने में मिलेगी। और यदि आपकी जन्म कुंडली की दशाएं अच्छी नहीं चल रही हैं या जन्म कुंडली की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के हिसाब से आपका समय ठीक नहीं चल रहा है, तो जो मैं शुभ प्रभाव इस गोचर, इस राशिफल में बताने जा रहा हूं आपके लग्न एवं राशि के आधार पर, उनके शुभ प्रभावों में कमी आएगी। और जो मैं बुरे प्रभाव बताने जा रहा हूं वो बुरे प्रभाव आपको बढ़ चढ़ करके देखने में मिलेंगे। साथ ही साथ इस राशिफल के कार्यक्रम में अंत में किस तरह के उपाय उनको करना चाहिए जिससे जो परेशानियां हैं उसको कम किया जा सके और जो शुभ प्रभाव है उनमें वृद्धि की जा सके, उसकी भी चर्चा हम अंत में करेंगे। तो आप इस वीडियो के साथ में अंत तक जुड़े रहिए। यदि आप इस चैनल को देखते हैं और इस चैनल पर आने वाले कार्यक्रम आपको पसंद आते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों के साथ में शेयर करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं कन्या लग्न एवं कन्या राशि के जातकों के लिए वर्ष 2024 क्या लेकर के आ रहा है। कन्या लग्न एवं कन्या राशि के जातकों के लिए जनवरी 2024 से मई 2024 तक देव गुरु बृहस्पति का जो गोचर होने वाला है वो जन्म कुंडली के अष्टम भाव में होने जा रहा है। वैसे तो देवगुरु बृहस्पति एक शुभ ग्रह हैं और इनका अष्टम भाव में जाना कोई बहुत ज्यादा अच्छा माना नहीं जाता। ये यहाँ पर बैठ करके पेट जन्य रोग, पेट से संबंधित परेशानियां उत्पन्न करते हैं। वो हो सकता है आपके साथ में वर्तमान समय में भी चल रही हूँ। अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति का होना इस बात को प्रदर्शित करता है कि आपकी जो रुचि है वो गुप्त विद्या, तंत्र मंत्र, ज्योतिष इत्यादि के प्रति जा सकती है, या जो भी ऑकल्ट साइंसेज हैं उनकी तरफ आपका मन आकर्षित हो सकता है। किसी भी तरह की रिसर्च करने के लिए आप प्रेरित हो सकते हैं। किसी नई खोज को अपनी फील्ड से संबंधित, आप जिस भी फील्ड में हैं, मैटर नहीं करता कि आप ज्योतिष में हैं या आप आध्यात्मिक फील्ड में हैं, आप जिस भी फील्ड में हैं उस फील्ड में आप उस फील्ड से संबंधित किसी नई चीज की खोज में लगे रह सकते हैं, या किसी चीज की खोज करने का फितूर आपके दिमाग में जनवरी से लेकर के मई मंथ तक रह सकता है। अष्टम भावस्थ देव गुरु बृहस्पति की जो पांचवी दृष्टि होगी वो जन्म कुंडली के 12वें भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर एक प्लस पॉइंट तो ये निकल करके आता है कि जो आपके व्यय होंगे, व्यय तो होंगे परंतु गलत जगह पर आपके व्यय नहीं होंगे। आपके व्यय को सही गति ही प्राप्त होती हुई दिखाई पड़ रही है। 12वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के चलते आपका धार्मिक यात्राओं पर भी खर्च हो सकता है, दान पुण्य इत्यादि पर भी आपका खर्च हो सकता है, तो ये एक अच्छी चीज है। गुरु की जो 7वीं दृष्टि है वो जो आपकी जन्म कुंडली के द्वितीय भाव पर पड़ेगी। द्वितीय भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ने के चलते जनवरी से लेकर के मई मंथ तक आपके साथ में यहाँ पर भी कुछ पॉजिटिविटी, क्योंकि गुरु की दृष्टि में अमृत ही होता है तो पॉजिटिविटी ही देखने में मिलेगी कि आपको कुटुंबी जनों का सहयोग मिलेगा। अगर आप धन संचित करना चाह रहे थे तो कुछ हद तक धन आपका संचित भी हो जाएगा व्यय होने के बाद भी।
तीसरी चीज यहाँ पर ये देखने में आती है जनवरी से लेकर के मई मंथ के बीच में कि आपकी वाणी में एक अलग ही तरह का आकर्षण, आप अपनी भाषा शैली से, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। आपके द्वारा कही गई बातें बहुत ज्यादा लोगों को ज्ञानमयी प्रदर्शित होंगी, तो ये भी चीज ठीक है। और अष्टम भावस्थ देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, तो बहुत दिनों से यदि आपका कोई मकान बनने का काम रह गया था तो वो मकान बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यदि सिंगल स्टोरी मकान था तो वो डबल स्टोरी में परिवर्तित हो सकता है। कोई भूमि, भवन या वाहन से संबंधित कोई सौदा आपका नहीं हो पा रहा था तो वो जनवरी से लेकर के मई मंथ के बीच में होता हुआ दिखाई दे रहा है। माता के स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी तो उसमें भी कमी आती हुई प्रदर्शित हो रही है। आपको पेट से संबंधित परेशानियां, मोटापा बढ़ना, इससे संबंधित आपको हेल्थ इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। ये होगा आपका जनवरी मंथ से लेकर के मई मंथ तक देव गुरु बृहस्पति के गोचर का प्रभाव। अब मई मंथ 1 मई 2024 के बाद से देव गुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके आपकी कुंडली के नवम भाव में संचरण करने लगेंगे। तो नवम भाव में देव गुरु बृहस्पति अति विशिष्ट कारक होते हैं, मतलब मई मंथ के बाद से आपका समय काफी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको आपके भाग्य का पूर्ण साथ मिलेगा। इनपुट के कंपैरिजन में आउटपुट आपको ज्यादा मिलेगा। पिता का सहयोग भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप जिस भी काम में हाथ डालें वहां से आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में, कंसल्टेंसी के क्षेत्र से यदि आप जुड़े हुए हैं, परामर्श देते हैं लोगों को, तो उससे लोग आपकी कही गई बातों से बहुत ही जल्दी प्रभावित हो, शीघ्र ही अट्रैक्टेड हो जाएं आपकी तरफ, वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। धार्मिक कृत्यों में आपकी रुचि का बढ़ना, नित्य मंदिर इत्यादि में दर्शन करने को जाना, धर्म कर्म में आपका मन लगना, नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति के गोचर से मई मंथ के बाद में आपको ये सब चीजें देखने में मिलेंगी। नवम भावस्थ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी या राशि पर पड़ेगी, तो मन में श्रेष्ठ विचारों का सृजन होना। यदि आप लेखक हैं तो आप कुछ ऐसी चीजों को लिख सकते हैं जिससे लोग बहुत जल्दी आकर्षित हो, बहुत अच्छे अच्छे विचार मन में आना जिसको आप लिख करके उससे आप धन अर्जित कर सकते हैं। यदि आप बुक्स को लिखते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग पोइट्री करते हैं उनके लिए भी ये गोचर काल बहुत अच्छा हुआ, मई मंथ के बाद में दिखाई पड़ रहा है। गुरु की दृष्टि लग्न पर होने के चलते आपके द्वारा कही गई बातों से भी ज्ञान झलकता है, तो ये आपका मई के पहले भी हो रहा है और बाद में भी होने वाला है। तो मेनली गुरु की दृष्टि आपके लग्न पर होगी तो एक आपको सम्माननीय आरामदायक जीवन देने के लिए जीवन देती हुई प्रदर्शित कर रही है ग्रह स्थिति। साथ ही साथ आपका समाज में मान सम्मान भी बढ़ सकता है। अब देखिए सीधी सी बात है, यदि आप धर्म कार्यों में लगते हैं, सद्कार्य को करते हैं, शास्त्रोचित कर्म करते हैं, तो आपका समाज में मान सम्मान वैसे ही बढ़ता है। तो वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ने के चलते, जो मैं हमेशा बताया करता हूँ कि छोटे भाई बहनों का सुख आपको मिल सकता है, उनसे लाभ हो सकता है, या उन आपकी वजह से उनको कुछ लाभ हो सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपका क्योंकि गुरु की दृष्टि अगर लग्न पर है तो वैसे भी कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा कर देते हैं, तीसरे भाव पर पड़ेगी तो इसको और निखार देंगे। पड़ोसियों के साथ में यदि संबंध खराब थे तो उसको अच्छा करने का प्रयास करेंगे देवगुरु बृहस्पति मई मंथ के बाद में। साथ ही साथ यदि आपका विवाह नहीं हो पा रहा था, विवाह के लिए लंबे समय से प्रयासरत थे, तो मई के बाद में आपके विवाह के योग बनने वाले हैं। आपको विवाह के लिए प्रयास करना चाहिए। और अगर देखा जाए तो संतान को लेकर के चिंतित थे तो वो चिंता भी दूर होते हुए दिखाई दे रही है मई मंथ के बाद में। संतान की वजह से यदि आपको परेशानियां थी, संतान की शिक्षा में बाधा उत्पन्न हो रही थी, तो वो भी कमी उसमें आती हुई दिखाई दे रही है मई 2024 के बाद में गुरु के भाग्य भाव में गोचर करने के चलते। आईवीएफ इत्यादि के लिए प्रयासरत थे तो किया जा सकता है मई के बाद में, उसके लिए प्रयास करिए, डॉक्टर से बातचीत करके रखिए, मई के बाद में आप उसको शुरू कर सकते हैं उस प्रोसीजर को। बाकी यदि आपकी संतान गलत मार्ग पर जा चुकी थी, क्योंकि गुरु और शनि की कुछ स्थिति बनी हुई है, तो अगर गलत मार्ग पर जा चुकी थी तो उससे भी निकलने का मार्ग आपको देखने में मिलेगा मई के बाद में। तो ओवरऑल देखा जाए तो गुरु का गोचर भाग्य भाव में होना ओवरऑल बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है, भाग्य के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आर्थिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसके बाद यदि हम चर्चा करें तो राहु और केतु का गोचर, राहु का गोचर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में और आप केतु का गोचर आपके कुंडली के लग्न में होने जा रहा है, जिसको अच्छा नहीं माना जाएगा। लग्नगत केतु भ्रम उत्पन्न करते हैं, कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न करते हैं। अब अभी मैं कह करके हटा हूं कि आपके व्यक्तित्व का विकास होने वाला है, बट वो मई मंथ के बाद में, तो जनवरी से लेकर के मई तक लग्नगत केतु आपको बहुत ज्यादा परेशान करेंगे, आपके चित्त को अशांत करेंगे, नाना प्रकार का भय, नाना प्रकार का कंफ्यूजन आपको देखने में मिलेगा। लग्नगत केतु भ्रामक रोग भी देते हैं, तो आपको इससे बचना चाहिए। कंफ्यूजन्स को जितना हो सके, कंफ्यूजन्स को दूर करने का अपने आप से प्रयास करिए, अपने गोल्स को क्लियर करिए, पेपर पर नोट करके रखिए कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि मन में इतना कंफ्यूजन, आपका चित्त इतना अशांत होने वाला है, किसी भी तरह की नेगेटिविटी को अपने इर्द गिर्द आने मत दीजिएगा। फिर मई के बाद में गुरु राशि परिवर्तन करके लग्न पर दृष्टि डालेंगे तो आपकी परेशानी को लगभग 100% से 20% तक तो ये ले ही आएंगे।
इसके साथ ही साथ राहु का सप्तम भाव में होना यह आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियों को प्रदर्शित करता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी, जीवन साथी के साथ में मतभेद और अगर स्थिति कुंडली की खराब होती तो मनभेद को भी प्रदर्शित कर रहा है। फलस्वरूप आपको अपने घर का माहौल कलहपूर्ण होने से बचाना चाहिए, नहीं तो ये राहु और केतु का गोचर आपके घर में भयंकरतम कलह को लेकर के आ रहा है 2024 वर्ष में, तो उससे आपको बचना होगा। बाकी रही बात राहु की दृष्टि जन्म कुंडली के तीसरे भाव पर पड़ेगी तो आप पराक्रमी आपको बनाएगी, मेहनत करने के लिए प्रेरित ही करेगी। और केतु की दृष्टि जो पंचम सप्तम नवम पर है, तो केतु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ने से भी कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। आपकी जो आध्यात्मिकता, जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ यदि आपका इंक्लाइनेशन है तो वो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। नवम भाव पर भी दृष्टि का लगभग लगभग प्रभाव यही है। बस अपने अधीनस्थ जो आपके लोग हैं, अगर आपके अंडर में कुछ लोग काम करते हैं तो उनका आप सम्मान करिए, उनकी मदद करते हैं तो राहु और केतु के गोचर से बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। बस सप्तम भाव आपका थोड़ा पीड़ित है, जो कि आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी, पार्टनरशिप में यदि व्यापार करते हैं तो वहां पर ही परेशानी है। पार्टनरशिप व्यापार के साथ, व्यापार की जो पार्टनरशिप है, पार्टनर के साथ में मतभेद होने के चलते पार्टनरशिप आपकी टूट भी सकती है, ये एक चीज है। किसी पर बहुत ज्यादा विश्वास करने से भी 2024 में आपको बचना चाहिए, स्पेशली जब वो वहां पर बात आपके व्यापार, आर्थिक या धन की हो। इसके बाद में यदि हम देखते हैं तो शनि का गोचर आपकी जन्म कुंडली के षष्ठ भाव में हो रहा है। षष्ठ भाव में शनि का गोचर बढ़िया माना जाता है। षष्ठ भाव में शनि कारक होते हैं और ये रोग, रिपु और ऋण से आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं, परंतु षष्ठ शनि जो है वो आपको कमर दर्द की शिकायत दे सकते हैं, साथ ही साथ पैरों में, जोड़ों में दर्द की शिकायत भी दे सकते हैं। तो षष्ठ भाव में शनि होने के चलते जो वात रोग होते हैं, हड्डियों में, जोड़ों में दर्द की शिकायत, ये आपको हो सकती है, इसका आपको ध्यान रखना है। बाकी शनि की ढैया, साढ़े साती, पनौती आपको कुछ भी नहीं चल रही, उन सब चीज़ों से आप मुक्त हैं। शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर होने के चलते ये आयु वृद्धि करती है और रिसर्च इत्यादि में यदि आप करते हैं, जो कि मैंने शुरू में बताया, तो उसमें आपको हेल्प ही करेगी। शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ने के चलते यदि आप विदेश यात्रा करना चाह रहे थे, विदेश जाना चाह रहे थे, तो उसके लिए भी बेनिफिशियल हो। शनि की दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ने के चलते आपसे पराक्रम ही कराएगी और उस पराक्रम का आपको श्रेष्ठ लाभ ही मिलने वाला है, क्योंकि गुरु का संबंध नवम भाव से मई के बाद में बन ही रहा है। हो सकता है कि मई मंथ के पहले आपको लगे कि आपको जीवन काल में संघर्ष ज़्यादा करना पड़ रहा है, मेहनत आपकी ज़्यादा हो रही है और उस मेहनत के कंपैरिजन में आपको आउटपुट नहीं मिल रहा, बट जैसे ही मई के बाद में गुरु राशि परिवर्तन करके भाग्य भाव में आएंगे, आपको आपके किए गए कार्यों का श्रेष्ठ लाभ ही देखने में मिल जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो कन्या लग्न एवं कन्या राशि के जातकों के लिए मई मंथ के बाद का समय काफी ज्यादा अच्छा है और कोई भी बहुत ज्यादा मेन परेशानी, हमको मोटी परेशानी नहीं दिखती। ग्रह का माहौल थोड़ा कलहपूर्ण जो है वो राहु के चलते हो सकता है, तो आपको अपने जीवन साथी का सम्मान करना चाहिए। जीवन साथी के साथ में फालतू की बहस करने से बचें। उपाय के तौर पर हनुमान जी की आराधना करिए। हनुमान जी को ही मैं आपके इष्ट देवता के रूप में चयनित करता हूँ। हनुमान जी की आराधना करिए। गुरुवार के दिन अपने स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी डाल करके स्नान करेंगे तो वो उपाय भी आपके लिए श्रेष्ठ होगा। साथ ही साथ गुरुवार के दिन किसी भी एक मंदिर में जाना और मंदिर में जाकर के साफ सफाई करने से भी आपको वर्ष 2024 में काफी हद तक लाभ देखने में मिलेगा। इसके साथ ही साथ आप बुधवार के बुधवार गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी पर दूर्वा अर्पित करते हैं तो राहु केतु से संबंधित जो कंफ्यूजन से संबंधित मैंने आपको परेशानी बताई उसमें कमी आएगी। और जो आपका चित्त अशांत हो रहा है, मन में बेचैनी उत्पन्न हो रही है लग्नगत केतु होने के चलते, तो सोमवार के सोमवार शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर दुग्ध अर्पित करिएगा, ताकि इस परेशानी में भी काफी हद तक कमी आपको देखने में मिले। तो प्रिय दर्शकों, ये था कन्या लग्न एवं कन्या राशि के जातकों के लिए वर्ष 2024 का हाल। आशा करता हूं कि कन्या लग्न एवं कन्या राशि के जातक इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि आपको ये राशिफल का कार्यक्रम पसंद आया तो आप इसको अपने परिचितों के साथ में शेयर करिए, ताकि उन तक भी ये राशिफल का कार्यक्रम पहुंच सके और उसका माध्यम आप बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।